अमाउंट भी बड़ी है, 45,000 प्लस की एसआईपी अमित चिकाले जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। उनको हम कॉल भी करने की कोशिश करते हैं। नागपुर से हैं अमित, 36 है इनकी एज, और इनको 10 to 15 ईयर्स इनका जो है हराइजन है। मंथली और वीकली सिप दोनों कर रहे हैं। बंधन के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3,000 की सिप चल रही है। बंधन के स्मॉल कैप में 5,000 की सिप है। एचडीएफसी के डिफेंस फंड में 2,000, एचडीएफसी के एक दो बार इन्होंने लिखा है तो मुझे भी समझ में नहीं आया, सेम फंड्स हैं, फिर 5,000 लिखा है। फिर एचडीएफसी के मिड कैप फंड में 5,000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फ्लेक्सी कैप फंड में 1,000, आईसीआईसीआई प्रू के लार्ज कैप फंड में 1,000 कर रहे हैं अमित। आईसीआईसीआई प्रू के ही मिड कैप फंड में ये वीकली सिप कर रहे हैं 1,500 की। कोटक के मिड कैप फंड में 1,000 की मंथली सिप है। कोटक के मल्टी एसेट फंड में ये इनकी नई शुरुआत है जो 2,000 कर रहे हैं यहाँ मल्टी एसेट में। फिर है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 5,000, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप 2,500, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 2,500, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड जिसमें वीकली सिप है 600 रुपए की, और निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड जहां 1,100 की सिप, एसबीआई के गोल्ड डायरेक्ट प्लान में 2,000 की सिप, टाटा के मिड कैप प्लान में 1,500 की सिप। मेरा पहला नजरिया तो अमित जी के पोर्टफोलियो को देख के लग रहा है बहुत लंबा है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। बहुत लंबा पोर्टफोलियो है, तो ओवर द इयर्स ये लंबा होता गया या आपने सोच के इतने सारे स्कीम्स रखे हैं, मुझे बताएंगे जरा? मैम मैंने सोच के ही रखा है, थोड़ा मिड कैप में थोड़ा ज्यादा वेटेज है मेरा। ओके। तो मुझे कुछ रिव्यू करना है पोर्टफोलियो पर, यानी कुछ एक्सचेंज करने हैं पोर्टफोलियो, कुछ एक्सचेंज हो सकती है कि यही वन रहने दूं। ओके, और कुछ वीकली सिप्स भी हैं और कुछ मंथली सिप्स भी हैं। मंथली इस तरह की मैम 42,000 या 45,000 ऐसी समथिंग आती है। ओके, प्लस ही ठीक आती है। है। और ये आपने कहा 10 to 15 ईयर्स तक आप इसको होल्ड करोगे ना? हाँ हाँ। और कब शुरू किया अमित आपने ये इन्वेस्टमेंट? मैम कुछ फंड तो अभी रिसेंटली है, कुछ फंड 1-2 साल पुराने हैं, कुछ 5-7 साल पुराने हैं। ओके ओके, ठीक है। क्या करते हैं आप अमित? मैम मैं जॉब करता हूँ। ओके फाइन, चलिए तो समीर ओवर टू यू। उनका कहना है कि क्योंकि लॉन्ग टर्म का है और डाइवर्सिफिकेशन चाहते थे, अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो मिड कैप का एक्सपोजर ज़्यादा चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह से स्कीम सिलेक्शन किया है। आपका क्या व्यू रहेगा इनके पोर्टफोलियो पर? आपने सुना अमित जी को 10 to 15 ईयर्स तक होल्ड करने का इरादा है। प्रियंका जी, अगर हम पोर्टफोलियो के एस्पेक्ट से देखें तो एक पोर्टफोलियो में 17 स्कीम रखना ये थोड़ा उनके लिए मॉनिटरिंग के एस्पेक्ट से भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एंड दूसरा, अगर हम पोर्टफोलियो वाइज भी देखें तो बहुत सारा ओवर डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। अमित जी, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है, आपको मिड कैप में ज्यादा एक्सपोजर लेना है, तो आप मिड कैप के 5 फंड सिलेक्ट करके, आपको अगर ऐसा लगेगा कि आपने ओवर डाइवर्सिफाइड यानी सॉरी आपने मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ा दिया है, तो ये एक मिथ है। एक आपको एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि सपोज आपको पिज्जा खाना है। एग्जांपल, आप 5 अलग अलग आउटलेट से सेम पिज्जा ऑर्डर करेंगे तो इवेंचुअली आपके लिए 5 गुना मेहनत बढ़ेगी और इवेंचुअली खाना तो सेम का सेम पिज्जा ही आने वाला है, राइट? तो सिमिलर सिचुएशन है जब हम म्यूचुअल फंड में पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। से इवेंचुअली आप 5 मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो इससे एक्सपोजर नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप ये कैटेगरी के, अगर आपको एक्सपोजर ज्यादा चाहिए तो एक की बजाय 2 फंड रखें, राइट? आप अगर 17 स्कीम में से 5 स्कीम मिड कैप में रखेंगे तो ये थोड़ा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट से के साथ साथ ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगा, आपको रिटर्न मैक्सिमाइज करने में या रिटर्न ऑप्टिमाइज करने में हेल्प नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न को एवरेज आउट करने में इसका सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसंट्रेट करें। आमतौर पे आपकी 45,000 रुपीज की एसआईपी है, अगर हम वीकली वाला मंथली भी कंसिडर करते हैं तो आप करीबन 51,000 के करीब का आपका मंथली एसआईपी अमाउंट बन रहा है। इसके लिए आपको 17 स्कीम की जरूरत नहीं है। एट मैक्स 6 से 7 स्कीम रखें। 6 से 7 स्कीम आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत है। अब हम दूसरे सेक्टर पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपका 3 स्मॉल कैप की स्कीम है, 2 फ्लेक्सी कैप है, 2 लार्ज कैप है।
सो अगर फर्स्ट आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले ये देखें कि ये ओवरलैपिंग कैसे काम करता है। से आज मिड कैप का यूनिवर्स देखिए तो 150 कंपनियों का यूनिवर्स है। आप पांच मिड कैप की स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 में से 300 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। वो पांच स्कीम मिला जुला के ये 150 स्कीम में 150 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने वाली है। इसके बाहर का यूनिवर्स में आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो सुझाव ये रहेगा कि आप पहले उसको कंसोलिडेट करना स्टार्ट करें। एक पोर्टफोलियो को लेके ये। दूसरा, आपका पोर्टफोलियो में आपने एचडीएफसी डिफेंस फंड में करीबन 7,000 रुपया इन्वेस्ट का एसआईपी आपका जा रहा है। आपने 2 बार अलग अलग दिखाया है, एक 2,000 का एसआईपी है और एक 5,000 का एसआईपी है। अमित जी, आमतौर पे सेक्टोरियल फंड हम थोड़े हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, सेक्टोरियल का परफॉर्मेंस साइक्लिकल परफॉर्मेंस है, हाईली साइक्लिकल कैटेगरी में फॉल करता है। आपको ये भी दिखाई देगा कि कभी कभी सेक्टोरियल फंड 2-3 साल तक फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न में रहते हैं या मिनिमम मिड रिटर्न जनरेट करते हैं। जब तक उसकी साइकिल टर्न नहीं होती है तब तक ये सिचुएशन बनी रहती है। सेक्टोरियल फंड जैसे आपने डिफेंस फंड में रखा है, हाल फिलहाल डिफेंस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट ये सेक्टर के बारे में अगर आप उसको प्रॉपर्ली ट्रैक कर रहे हो, ये डिफेंस को, ये सेक्टर को आप सही से समझते हो, वही कंडीशन में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में बने रहे। दूसरा, आपका इन्वेस्टमेंट 7,000 रुपया है। आमतौर पे सेक्टोरियल फंड में आपके टोटल फंड का 5% से ज्यादा एक्सपोजर हो, 5% से 7% के बीच का ही एक्सपोजर आप अपने पोर्टफोलियो में दे, ये उससे भी थोड़ा ज्यादा है। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड है, बाकी डाइवर्सिफाइड फंड है। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है अगर आप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज आपको पता है कि ये आपके फंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करने वाले हैं, एंड आपको वहां पे कोई डाउट नहीं होगा कि वो आपसे ज्यादा मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं। और उनको अगर ऐसा लग रहा है कि डिफेंस अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप फंड में देखेंगे तो आपको वहां एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये चीज आप अपने पे लेके इवेंचुअली ओनर्स अपने पे ले रहे हैं कि सेक्टोरल में कुछ भी गलती हुआ तो मेरा रहेगा, और आपके पास डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क रिडक्शन का टाइम नहीं मिलता है, राइट? तो ये एक चीज भी अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ध्यान रखें। आपका रिवाइज पोर्टफोलियो के लिए मैं आपको देता थोड़े जो सुझाव है वो बता देता हूँ। पहले तो आपके पास जो पांच आपके पास मिड कैप फंड है उसको रिड्यूस करके, अगर आपको मिड कैप में एक्सपोजर ज्यादा लेना है तो 2 फंड रखें। अदरवाइज हमारी ओर से सुझाव ये रहेगा कि आप एक ही फंड रखें। बट एडमैक्स अगर आपको 2 रखना है तो रख सकते हैं। एक एचडीएफसी का मिड कैप रखें और दूसरा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप रखें अगर आप अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं। दूसरा, आपके पास 3 स्मॉल कैप फंड है। 3 स्मॉल कैप फंड में से अगर आपको यहाँ पे भी अगर आपको रिस्क यानी आपको एक्सपोजर थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ ज्यादा रखना है तो एटमैक्स 2 स्मॉल कैप फंड रखे, 3 रखने की जरूरत नहीं है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप रखे और बंधन का स्मॉल कैप आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बट सुझाव यही रहेगा कि एक ही रखे, बिकॉज निपॉन इंडिया के जो फंड में भी लगभग 225 स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे हो सके तो एक ही रखे, बट अगर आपको दूसरा रखना है तो आप बंधन का स्मॉल कैप रख सकते हैं, राइट? फिर आता है आपके पास 2 लार्ज कैप है। लार्ज कैप का यूनिवर्स सिर्फ टॉप 100 कंपनीज का है, तो यहाँ पे भी 2 आपको लार्ज कैप फंड रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपने दोनों ही अच्छे सिलेक्ट किए, 2 में से जो भी एक रखना है आप रख सकते हैं। ओवरऑल हमारी ओर से सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को श्रिंक करके या रिड्यूस करके 6 से 7 स्कीम तक ही रखें, उससे ज्यादा ना बढ़ाए। ओके, सो ऑल ओवर द प्लेस लग रहा है पोर्टफोलियो से कम करने की ज़रूरत है। उससे आपको ज़्यादा अचीव नहीं कर रहे होंगे। इनफैक्ट आपको जो है हर फंड को ट्रैक करना, उसका ख्याल रखना, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारा ओवरलैपिंग भी हो रहा होगा। सो प्लीज़ अमित जी इसका ख्याल रखिए। कौन से फंड्स से आप बने रह सकते हैं वो भी समीर जी ने शेयर किया है।